Assalamu alaikum. Today I will share my experience of learning vocabulary. So basically, I belong to a rural area और मैंने वहाँ पे रहते हुए मतलब मेरी ये कोशिश थी कि जितनी मेरी vocabulary है ना मैं उससे ज़्यादा उसको increase कर सकूँ, उससे अच्छा कर सकूँ. सो आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स और मैंने जो है कुछ चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी और बाद में मतलब मुझे बहुत सारी जगहों से मतलब मैंने देखा कि लोग अच्छा सीखते हैं तो वो इसी तरह से सीखते हैं मतलब मज़ीद कंफर्मेशन भी हुई मैंने मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा तो जो चीज़ें यानी वो ऑलरेडी मैंने अप्लाई की हुई थी खुद पे आई सॉ पीपल यूजिंग इट फॉर ईयर्स ठीक है ये मतलब ये वो चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस में ऑलरेडी हैं लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी वोकेबलरी को बेहतर बनाने के लिए सो लेट्स स्टार्ट अच्छा पहली चीज़ जो है ना रीड 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 आप अंग्रेज़ी अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्योंकि मतलब ये हमारी अपनी लैंग्वेज तो नहीं है तो हमें ज़ाहिर है कहीं से सीखनी पड़ेगी सीखने के लिए क्या चीज़ है हमें पढ़ना पड़ेगा ठीक है और जो है ना कुरान की जो पहली वही थी इक़रा टू रीड तो जो है ना वही भी हमें वो यही चीज़ सिखाती है कि हमें अगर कोई नॉलेज चाहिए ना तो पहले हमें कुछ सीखना चाहिए हमें उसको लर्न करना चाहिए हमें रीड करना चाहिए ठीक है तो रीड जो है वो बेसिक इसका है अगर आपने कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उसको रीड करें अब अंग्रेज़ी सीखने के लिए आप क्या रीड करेंगे सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस नंबर वन न्यूज़पेपर ठीक है न्यूज़पेपर मतलब जो पहले की बात मैं बताऊँ जब मेरे पास मोबाइल भी नहीं था इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था और जब मैं छोटी थी तो मुझे ये होता था कि मुझे डॉन न्यूज़पेपर मिल जाए और मैं वहाँ से इंग्लिश सीखूं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं वो वहाँ से मतलब उन्हें ग्रैब करूँ उन्हें जो है मैं देखूँ सर्च करूँ और इस तरह मैं अपनी वोकेबलरी बढ़ा सकती हूँ लेकिन अब बहुत आसान हो गया है वो इस तरह के अब आपको सिर्फ न्यूज़पेपर्स नहीं चाहिए मतलब आपको हर चीज़ सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं हर चीज़ आपको नेट से अवेलेबल है बहुत ईजी है आपने न्यूज़पेपर कोई सा भी पहले तो मतलब यानी एक ही आप लगवा सकते हैं ना अगर आपने घर पे लगवाना है लेकिन अगर आपने नेट से लेना है तो आपके पास इतनी ज़्यादा चॉइस है आप डॉन के अलावा और भी आप नेशनल इंटरनेशनल हर तरह के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो हैं वो नेट से पढ़ सकते हैं तो कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स मुझे अल जज़ीरा बहुत पसंद है अल जज़ीरा और जो है इसके अलावा द गार्जियन है आप यानी कोई भी वो देखें और अगर आप एक सीएसएस एस्पायरेंट हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो देना चाहते हैं तो आप जो है ओपिनियन पेजेस और इस तरह की चीज़ें वो तो ऑलरेडी सबको पता होती है ना कि वो चीज़ें आप जो है ना पढ़ें इससे ये होगा कि आपका एक नॉलेज बेस अच्छी बनती है और दूसरी ये कि आप उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, फिर है दूसरी चीज़ स्टोरीज़। इंग्लिश जो है ना सबसे अच्छे तरीके से जो बिल्ट होती है ना रीडिंग के थ्रू वो है स्टोरीज़ के ज़रिए। न्यूज़पेपर कुछ लोगों के लिए बहुत बोरिंग होते हैं और कुछ लोग जो हैं मतलब उनके मज़ा नहीं आता न्यूज़पेपर पढ़ के और वो एक खुश्क सी चीज़ हो जाती है ना, बिल्कुल एक ड्राई चीज़ है आपको मज़ा नहीं आ रहा उसके अंदर आपके कोई वो लिंक्स नहीं बन रहे। आप स्टोरी पढ़ते हैं ना तो उसमें यानी जैसे एक चेन होती है ना ऐसे आपके वर्ड्स जो है ना वो बिल्ट होते हैं आपको कॉन्टेक्स्ट याद रहता है वर्ड्स का ना रीडिंग में क्या होता है कि आप तभी आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है जब आपका कॉन्टेक्स्ट बना हो तो स्टोरी में क्या होता है कॉन्टेक्स्ट कितना अच्छा बन जाता है आपने कोई वर्ड पढ़ा उसके आगे पीछे आपको स्याको सबाक सारा पता है और आप जो है ना वो वर्ड आपके जहन में रह जाता है आप उसको फौरी तौर पे डिक्शनरी में ना भी देखें ना फिर भी वो वर्ड जो है ना वो आपको आपकी अटेंशन ग्रैब करता है और तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी ऑफ कोर्स सबको पता है डिक्शनरी आप कोई भी वर्ड है उसको डिक्शनरी में देखें जैसे ही मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा और आपको लगता है कि मैंने इसका मतलब देखना है तो डिक्शनरी हर वक्त आपके पास होनी चाहिए पर्सनली मुझे जो मतलब अच्छी चीज़ लगती थी ना वो ये थी कि मेरे पास जो है ना एक हार्ड फॉर्म में डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड की बेस्ट है डिक्शनरी नेट से यानी नहीं देखना चाहिए क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड में जो मीनिंग होता है ना वो आपको एग्जैक्ट उस लफ्ज़ का जो है ना देता है मतलब बैकग्राउंड एक देता है कि वो वर्ड है किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड है क्या उसका ट्रू मीनिंग देता है तो एक तो ऑक्सफोर्ड की बेस्ट होती है डिक्शनरी अगर आप हार्ड फॉर्म में नहीं ले सकते या नहीं आप हर टाइम उसको कैरी कर सकते तो आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लें और एक ऐप जो बहुत मुझे पसंद है वो है मरियम वेबस्टर की
उसमें सबसे मज़े की बात ये है कि आप जो है ना वो उसका सेंटेंस भी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी ऐसी और मैरियम वेबस्टर में भी ऐसी कि उस वर्ड का एक सेंटेंस भी 1 या 2 दिए होते हैं, तो आप वो सेंटेंस देख के तो आपको वो वर्ड अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना आ जाता है। उसकी एग्ज़ाम्पल आप देखें और आप उसको अपनी लैंग्वेज में ला सकते हैं। और इसी से हम अपने दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, वो है कि हम कैसे वोकैब एक और तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज़ थ्रू टॉकिंग। अच्छा, टॉकिंग किस तरह से हो सकती है? यू कैन टॉक टू योर ओन सेल्फ, आप अपने आप से बातें कर सकते हैं। आप शीशे के आगे खड़े होके अपने आप से बातें कर सकते हैं इंग्लिश में, एंड यू कैन लुक हाउ आर यू लुकिंग व्हाइल टॉकिंग, ठीक है? और नहीं तो वैसे ही अपने आप से ऊँची आवाज़ में आप अकेले बैठे हैं, अकेले इसलिए कि अगर कोई आपको ये देख के ये ना समझे कि पागल है, खुद से बातें कर रहा है। तो इसलिए अकेले होके, तन्हा होके तो आप बातें अपने आप से करें और इंग्लिश में। इससे भी आपकी वोकैब बिल्ड होगी और आपको पता भी चलेगा कि आप कहाँ पे अटकते हैं, कहाँ पे आप वर्ड्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, फिर और किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो वर्ड्स आपने रीडिंग के थ्रू सीखे हैं, उन्हें आप अपने फ्रेंड से बातचीत में डिस्कस करें। और फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए कोई भी जो भी आपको वर्ड आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी बात ही इस तरह घुमाएँ कि वो वर्ड कहीं न कहीं आपकी बातों में आ जाए, ठीक है? और इस तरह मतलब एक तो रौब भी बैठेगा कि जी जनाब को बड़े मुश्किल-मुश्किल अल्फ़ाज़ आते हैं, और दूसरा ये कि आप उस वर्ड को एक्सपीरियंस जब कर लेते हैं ना, फिर नहीं वो आपको भूलता। जब आप एक दफ़ा उसको अपने यानी कह लें कि अपने एक्सपीरियंस में ले आए हैं ना, तो वो आपकी मतलब पार्ट बन जाता है आपकी मेमोरी का, फिर नहीं वो जल्दी से आपसे दूर होता, या आप नहीं उसको जल्दी भूलते। और दूसरा तरीका ये है कि पेरेंट्स के साथ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यूज़ किया जा सकता है कैजुअल कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पेरेंट्स को थोड़ी बहुत समझ आ रही होती हैं, उनके साथ आप थोड़े से ऐसे वर्ड्स भी साथ मिला के यूज़ कर लिया करें। और अगर वो 1-2 दफ़ा पूछेंगे कि हैं, एक ही कह देता, तो वो आप उसको एक्सप्लेन करें कि इसका ये मतलब है। तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन और आंसर करने के दौरान भी वो आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा है कंपेयर। आपने उसको कंपेयर करना है वर्ड को, जो आपने सीखा है नया वर्ड, और इससे भी बहुत अच्छी तरह से वो वर्ड आपको याद होता है। कंपेयर करने के 2 तो मेन सी चीज़ें हैं, वो है आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और उसमें भी ज़्यादा आप सिनोनिम्स पे अगर फ़ोकस रखें ना, आप वर्ड को लिखें और उसके इर्द-गिर्द जो है ना वो कहीं सारे उसके सिनोनिम्स लिख लें। उससे ये होगा कि अब और सिनोनिम्स में भी वो ढूँढ-ढूँढ के मुश्किल-मुश्किल वर्ड्स आपको जो भी आपको मरियम वेबस्टर से भी मिल जाएँगे, काफ़ी सारे, मतलब हर वर्ड के ना काफ़ी सारे सिनोनिम्स दिए होंगे। तो उससे ये होगा कि आपकी वोकैब जो है ना, एक तो वो मतलब उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स आ जाएँगे, और उन वर्ड्स को आपको बाकायदा याद करने या उनका मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक वर्ड ही उनका जो है ना वो मीनिंग आपको बता रहा होगा, समझा रहा होगा। और इनको अपोज़िट कर लें तो वो एंटोनिम्स भी बन जाएँगे, ठीक है? और इसमें यही है कि डिक्शनरी को जो है ना वो बार-बार आप यूज़ करेंगे। हर जो वर्ड आता भी है ना उसके सिनोनिम्स देखने की कोशिश किया करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना वोकैब वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और बदल-बदल के वर्ड्स जो है ना वो यूज़ करें, ठीक है? अ, मतलब जो कैजुअल हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना उसकी बजाय कुछ नए-नए वर्ड्स आप यूज़ करें। अच्छा, फिर है राइट। अब राइट कैसे, हम लोग तो कोई राइटर्स तो हैं नहीं, तो हम उसको कैसे अपनी राइटिंग में लेके आएँ? तो उसका आसान सा तरीका ये है कि जो मतलब हमारा एकेडमिक काम होता है या कुछ भी हम लिख रहे हैं ना, लेसन है डेली का या कुछ भी है, हम वो लिख रहे हैं तो हम उसी तरह डिक्शनरी ओपन करके, तो जो कॉमन वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, हम उसके सिनोनिम्स निकाल के उसको राइटिंग में यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि वो हमारे चेकिंग में भी आते जाएँगे, ठीक है? वो टीचर हमारा चेक करेगा, देखेगा, और न्यू वर्ड होगा तो ज़रूर वो नोटिस भी करेगा। तो अगर वो वर्ड वहाँ पे गलत कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है या सही नहीं बैठ रहा, तो टीचर आपको गाइड भी कर सकता है, ठीक है? तो इस तरह अगर 1-2 दफ़ा आप राइटिंग में नए वर्ड्स लेके आते हैं ना, तो फिर वो काफ़ी अच्छा जो है ना, आपकी वोकैब्युलरी जो है वो मज़बूत हो जाती है, वो जल्दी से भूलती नहीं है इंसान को। अच्छा, फिर आ जाएँ ट्रांसलेशन वाली बात पे। अच्छा, ये जो है ना सबसे इस लिहाज से अहम है, क्योंकि हम अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन वाला काम नहीं करेंगे, अगर हम उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू, या हम किसी भी और लैंग्वेज में वोकैब्युलरी किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर हम ट्रांसलेशन वाली चीज़ को एक साइड पे रख देंगे ना, तो हम एक बहुत बड़ा पोर्शन, एक बहुत बड़ा हेल्पिंग मटीरियल मिस कर रहे हैं।
उसकी ना मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे देती हूँ कि जो पास्ट पेपर था सीएसएस का प्रेसी का इस साल का, उसमें एक वर्ड आया था इस्तामारियत। तो बहुत सारे वो उर्दू से ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था पैराग्राफ, और पैराग्राफ शुरू हो रहा था उस वर्ड इस्तामारियत से, अलिफ, सीन, ते, आइन, मीम अलिफ, मा और रे ये ते, इस्तामारियत। काफ़ी मोटा-सा मुश्किल सा वर्ड है और इसका मतलब था इम्पीरियलिज़्म। अब हर बच्चे को ये नहीं पता था, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से अटके। और जो है ना वो इसलिए कि हम जब फ़ोकस करते हैं ना टोटली इंग्लिश पे, तो हम इम्पीरियलिज़्म इम्पीरियलिज़्म हमें सारा पता है, इम्पीरियलिज़्म क्या होता है, क्या नहीं होता, उसकी सारी हमें प्रोस एंड कॉन्स हर बात पता होती है। लेकिन जब आपने उसके ट्रांसलेटेड फ़ॉर्म उसको यूज़ ही नहीं किया, कहीं पढ़ा ही नहीं, कहीं सुना ही नहीं कि इस्तेमारियत होता है इसका उलट, मतलब इसकी जो ट्रांसलेशन है, उर्दू में इसको इस्तेमारियत कहते हैं। तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी नहीं बिल्ट हुई। आपकी मतलब आप उर्दू से इंग्लिश में नहीं जा सकते, आप उसको नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे, हालाँकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये एक ड्रॉबैक होता है आपकी वोकैब्युलरी में। तो इसके जो है ना आसान सा तरीका वो ये है कि किताबिस्तान की बहुत अच्छी एक डिक्शनरी है, उर्दू टू इंग्लिश वाली, बंदा वो यूज़ करे, बहुत ज़बरदस्त है। उसमें जो है ना हर वर्ड के इंग्लिश के काफ़ी सारे जैसे सिनोनिम्स होते हैं ना, इस तरह उर्दू के हर वर्ड के काफ़ी सारे इंग्लिश सिनोनिम्स या मिलते-जुलते अल्फ़ाज़ जो उसका मायने दे रहे होते हैं, वो होते हैं, और उससे काफ़ी आगे-पीछे के वर्ड्स देख के भी ना आपकी वोकैब अच्छी होती जाती है। यानी इंसान क्यूरियस फ़ील करता है कि मैं ना जितने भी मतलब वो डिक्शनरी आप खोलते जाएँ ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं एक वर्ड देखना होता है, तो मैं कोई 5-6 वर्ड्स ऐसे ही देख लेती हूँ कि अच्छा-अच्छा हाँ, ये देखो ये उर्दू का ये वर्ड है, देखूँ तो सही इसकी इंग्लिश क्या है? इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? और हालाँकि इंग्लिश में वो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका एग्ज़ैक्ट उर्दू वाला वर्ड नहीं पता होता, जैसे ये इम्पीरियलिज़्म वाली मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है थिंक इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में हम एक और बात जो कन्फ्यूज़ होती है ना, ये जो टॉकिंग वाली बात होती है कि हम किससे बात करें, कैसे बात करें, हमें तो झिझक ही बहुत है और हम बड़ा वो शर्मा रहे होते हैं इंग्लिश में बात करते हुए और हम कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर रहे होते। तो उसका आसान सा हल वो ये है कि हम जो है ना सोचें भी इंग्लिश में। अ इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं सड़क पे जा रही थी, तो वहाँ पे मैंने मैंने एक फ़कीर औरत को देखा जो बहुत बुरी हालत में सड़क के किनारे पे लेटी थी, तो मुझे काफ़ी उलझन हुई। उसके बाद ना आगे मैं गई, तो काफ़ी आगे ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ गुज़र रही थी, तो नीचे जो है ना कुछ कपड़े गिरे हुए थे। अब मुझे वो देख के ना बहुत अजीब-सा लगा, मुझे लगा कि शायद ये कपड़े उस औरत के हैं, क्योंकि वो बहुत बुरे हालत में लेटी हुई थी और मतलब बहुत वो देखने में ही लग रहा था जैसे ना थोड़ा वो मेंटल पेशेंट होती है। और आगे जो कपड़े पड़े थे, तो वो देख के एक इतनी अजीब-सी फीलिंग आई, तो मैंने दिल में सोचा दिस इज़ सो डिस्टर्बिंग। तो मतलब इस तरह जो है ना इंसान जब सोचता है, तो ऑटोमेटिकली वो अगर आप अचानक बोलेंगे ना, क्योंकि अगर आप सोच इंग्लिश में रहे हैं, आप अचानक बोलेंगे, तो आप कन्फ्यूज़ हुए बगैर वो बातें इंग्लिश में कर सकते हैं। और जो है ना इसलिए भी हम कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि हम पहले अपने दिमाग में एक बात सोचते हैं हम उर्दू में, और उसको ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश में लेके आते हैं, तो इस तरह ना हम अटकते हैं। तो इसका जो है ना सबसे अच्छा तरीका ये है कि इंसान जब लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, आप वोकैब बिल्ड कर रहे हैं, तो बहुत सारे मतलब आप कॉन्शियस होके ना आप डेली लाइफ़ के छोटे-मोटी जो बातें हो रही हैं, वो आप कॉन्शियस होके अपने माइंड में इंग्लिश में सोचें और उसको अपने आप से इंग्लिश में बोल के देखें कि सुनने में कैसा लग रहा है, मैं बोल कैसे रही हूँ। और इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ों से ना बड़ी उलझन होती है, वो ये है कि आप आधी इंग्लिश और आधी उर्दू बोलें। एक तो ये हमारा नॉर्म बन गया ना कि हमें मज़ा आता है ऐसे बोल के ना, हमें लगता है कि हम बहुत पढ़े-लिखे लग रहे हैं। तो इससे ना तबीयत पे बड़ा गरां गुज़रता है, गरां भारी बहुत अजीब लगता है कि आप जो है ना इस तरह की बात करें कि शूज़ वियर कर लो, लेसिस टाई कर लो, हेयर कोम्ब कर लो। बंदा बोले तो सही बोले ना कि कोम्ब योर हेयर, बस इतनी सी बात कह दे। अगर बोलना है तो पूरा इंग्लिश में बोलें, और अगर उर्दू में बोलना है तो पूरा उर्दू में बोलें। और फिर जो है अगर ये बात मुझ पे आ रही है कि मैंने भी इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं, तो वो इसलिए कि अगर मैं बिल्कुल ठेठ अंग्रेज़ी में सारी बात करती, तो इस तरह की तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं ना, और अगर मैं आपको आसान ज़ुबान में समझाऊँ, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो अब मेरा ख़्याल है सारे पॉइंट्स हो गए हैं इसके। अगर इस सिलसिले में आपने मज़ीद कोई बात शेयर करनी हो या पूछनी हो, तो फ़ील फ्री।
टू आस्क, और मैं इस पे जो है फ़ौरन रिप्लाई करूँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो अरबी वोकैबुलरी जितनी मुझे थोड़ी बहुत आती है उस पे बनाएँगे। हाँ, लास्ट में एक मैं एक्सपीरियंस अपनी सिस्टर का शेयर करूँगी, उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। तो उसके साथ ये था कि उसको ना उम, जब वो स्कूल गई, अ, उसका स्कूल चेंज हुआ तो जिस स्कूल में गई वहाँ पे सारे टीचर्स जो थीं वो इंग्लिश में बात करती थीं, और स्कूल में अलाउड नहीं था कि बंदा उर्दू में बात करे। इंग्लिश ही मतलब जो है ना, अगर आपको नहीं भी आती फिर भी आपने टूटी-फूटी जैसी मर्ज़ी इंग्लिश बोलनी है। तो वहाँ पे ना उसकी टीचर कभी उसको गुस्से से भी डाँटती थी ना, या कुछ भी कहती थी, वो वर्ड ना फ़ौरन से नोट कर लेती थी, लिख लेती थी। चाहे उसकी स्पेलिंग जैसे मर्ज़ी लिख लेती थी, बाद में जब वो ढूँढने लगती थी तो वो एग्ज़ैक्ट मतलब उसको सही वाले स्पेलिंग्स भी मिल जाते थे। तो एक दफ़ा उसकी टीचर ने किसी बात पे ना गुस्से में आके उसे कहा स्टबर्न, तो उसने घर आके फिर वो वर्ड देखा तो उसने कहा हाँ, वर्ड वो इस बात पे इन इन उसको हो रहा था कि मुझे टीचर ने स्टबर्न कहा, वो इस बात पे खुश हो रही थी कि मुझे ये वर्ड पता चल गया कि स्टबर्न ढीठ को कहते हैं। तो इसी तरह जो है ना क्यूरोसिटी अपनी ज़िंदा रखें, वोकैब्युलरी अगर आपने लर्न करनी है तो आपको बच्चों जैसा क्यूरियस माइंड रखना पड़ेगा, ठीक है? ये बच्चा भी बोल पड़ा है मेरा। तो ठीक है, इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जो मैं पहले भूल गई थी, इसकी एग्ज़ाम्पल देना जो मैंने बात की थी कि स्टोरीज़ में हम कैसे वर्ड्स जो है हमें याद ज़्यादा रहते हैं और हमें हमारी वोकैब ज़्यादा अच्छी होती है जब हम स्टोरीज़ को पढ़ के वो वर्ड याद करते हैं। तो ये देखें, ये बच्चों की एक स्टोरी बुक है, उसमें वर्ड यूज़ हो रहा है द स्टर्न टीचर। तो आज तक मैं तो द स्ट्रिक्ट टीचर ही यूज़ करती थी, तो लेकिन अब जो है एक डिफरेंट वर्ड जो है वो मेरी वोकैब में आ गया है कि स्ट्रिक्ट की जगह मैं स्टर्न भी यूज़ कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ वो थी, ये जो सीएसएस एस्पायरेंट्स या इसी तरह कोई भी एग्ज़ाम होता है वो हमने देना, और हम लोग एंड एंड पे इतने सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें याद भी नहीं हो रहे होते, या उस वक़्त याद हो रहे होते हैं, अगले दिन हमें उसमें से इक्का-दुक्का बस 1 या 2 वर्ड्स याद होते हैं, अक्सर भूले होते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो एक मैंने तरीका बनाया कि मैंने लिंक्स बनाए कुछ वर्ड्स के जो सिमिलर थे या उनकी ना कोई स्टोरी बन रही थी। अब इसमें जो है ना काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, जो मुझे लग रहा था कि ये एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हैं। जैसे इसमें एक वर्ड है मुफ़लसी, पेन्योरी, ठीक है? और फिर यहाँ पे एक वर्ड जो इससे रिलेट हो रहा था वो था पेन्योरी होता है ना मुफ़लिस, मुफ़लिसी को, तो उसमें जो है एक होता है पारवीनू, नया-नया अमीर आदमी। तो इससे जो है ना मेरे ज़हन में ये बात आई कि हम तो इन वर्ड्स की स्टोरी बना सकते हैं, और स्टोरी की फ़ॉर्म में जो ये वर्ड्स हैं ना, ये हमें ज़्यादा अच्छे याद हो सकते हैं। तो इस पूरी लिस्ट से ना मैंने एक छोटा-सा पैराग्राफ बनाया स्टोरी का, और वो कुछ इस तरह से बना, ये देखिए, ऐसे। हुँ, एज़ सून एज़ अकरम बिकेम परवीनू, यानी जैसे ही अकरम जो है वो नया-नया अमीर आदमी बना, ही बिकेम पर्ट, पर्ट का मतलब था मुँहफट, तो वो एक मुँहफट आदमी बन गया। पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट का वर्ड देखिए, मुझे फ़ौरन अभी फिर से भूल गया। पेट्यूलेंट यहाँ पे है, हाँ, तेज़ मिज़ाज, ठीक है? वो तेज़ मिज़ाज हो गया, मुँहफट हो गया, तेज़ मिज़ाज, बट पेट्यूलेंट एंड पैरानॉइड, यानी उसको जो है वो हर वक़्त एक खौफ़ से में रहने लगा। किसी भी चीज़ का खौफ़ हो सकता है, यानी पेन्यूरी का भी खौफ़ हो सकता है कि मैं जी मुफ़लिस ना हो जाऊँ, मुफ़लिसी का खौफ़ हो सकता है, ठीक है? एंड ही टर्न्ड पीविश, वो हो गया बदमिज़ाज, पीविश कहते हैं एंग्री, बदमिज़ाज, इस तरह। एंड ऑफ़न यूज़्ड पेजोरेटिव एक्सप्रेशंस फॉर अदर पीपल, पेजोरेटिव यानी लोगों के लिए ऐसे एक्सप्रेशंस यूज़ करने लगा जो हर्टफुल होते हैं या बिलिटलिंग होते हैं, किसी को कमतर जानना, इस तरह के एक्सप्रेशंस वो यूज़ करना शुरू हो गया। ऑल द मॉरल्स सीम पैसिव टू हिम, या ऑल द मॉरल्स बिकेम पैसिव फॉर हिम, कि जो अच्छी बातें थी या मॉरल्स थी, जो बेसिक मैनर्स होते हैं, वो उसके लिए पुरानी ख्यालात या पुराने ज़माने की बातें हो गई, यानी वो इतना उसमें मगन हो गया। तो ये देखें कि ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड्स जो है ना, वो अगर आपने इस तरह एक पैराग्राफ बना के एक स्टोरी की फॉर्म में याद कर लिए हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो है ना उसके पाथवेज बन जाते हैं, फिर वो आसानी से नहीं जो है ना गुम होते। मैंने ऐसे ये लिस्ट याद की थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बल्कि अब तो यानी कई दफ़ा मैं देख चुकी हूँ ना इससे, तो इसलिए मेरे लिए ना ये थोड़ा सा इजी हो गया, मुझे समझ आने लग गई है ये वर्ड्स जो है ना। लेकिन जैसे जैसे मैं इनको अपनी लैंग्वेज में लेके आती हूँ, इन्हें अपनी लिखाई में लेके आती हूँ, इन्हें अपने बोलचाल में लेके आती हूँ, वैसे वैसे ये पुख्ता होते चले जाते हैं। चलें ठीक है, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।